नमस्कार। महारानी सुदर्शन महाविद्यालय के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, संगीत वाद्य विभाग, आपका स्वागत करता हूं। यह व्याख्यान बीए भाग द्वितीय की छात्राओं के लिए है, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण संगीतिक ग्रंथ संगीत रत्नाकर के बारे में जानेंगे। संगीत रत्नाकर हमारे भारतीय संगीत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार भरत का नाट्यशास्त्र है, उसी प्रकार यह ग्रंथ हमारे भारतीय संगीत में एक आदि ग्रंथ माना जाता है। पंडित शारंगदेव का समय 1210 से 1247 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दक्षिण के दौलताबाद या देवगिरी के यादव वंशीय राजा के वे दरबारी संगीतज्ञ थे। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना और जाति इत्यादि का विवेचन विशद रूप से विस्तार से किया गया है। दक्षिणी और उत्तर भारतीय संगीत विद्वान इस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। आधुनिक ग्रंथ के ग्रंथकारों ने में भी संगीत रत्नाकर को ही अनेक विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है, और इसमें से बहुत सारे उद्धरण, कोटेशंस आपको आधुनिक ग्रंथों में भी देखने को मिलेंगे। शारंगदेव ने अपने इस ग्रंथ में मतंग से अधिक विवरण अवश्य दिया है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों के मत लगभग एक जैसे। मतंग इनसे पूर्ववर्ती विद्वान हुए हैं, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ देशी नाम से है। तो जो ज़्यादातर सैद्धांतिक बातें हैं, वो मतंग के देशी ग्रंथ से संगीत रत्नाकर में मिलती जुलती मिलेंगी। इसमें गायन, वादन तथा नृत्य तीनों का विवरण मिलता है। अगर इसके चैप्टराइजेशन की या अध्यायों की बात करें तो इसमें स्वर अध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्ण का अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नर्तन अध्याय के अंतर्गत सारी सामग्री का विभाजन किया गया है। प्रथम अध्याय में नाद का स्वरूप, नाद की उत्पत्ति और उसके भेद, शारणा चतुष्टयी, ग्राम मूर्छना, तान और उसके विभेद, तान निरूपण, स्वर और जाति साधारण, वर्ण अलंकार तथा जातियों का बहुत विस्तृत विवरण मिलता है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत ग्राम राग, उनके विभाग तथा रागांग भाषांग का स्पष्टीकरण और देशी राग व उनके नाम दिए हैं। यह जो ग्राम राग, देशी राग है, यह राग वर्गीकरण की एक पद्धति है, जिसके अंतर्गत रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग इत्यादि और अन्य भी राग वर्गीकरण के सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय में वाग्गेयकार के लक्षण, गीत के गुण दोष, गायक के गुण दोष और स्थाई आदि का विवरण मिलता है। इसी प्रकार चौथे अध्याय में गान, उसके अंतर्गत निबद्ध और अनिबद्ध गान, ये भेद, प्रबंध, धातु, प्रबंध की धातु एवं प्रबंध के भेद एवं अंगों का विवरण इस चौथे चैप्टर में मिलता है। पांचवा चैप्टर जो है वह ताल के विषय में है, और छठे चैप्टर में तत्, सुशिर
अवनद और घन वाद्यों का विभेद, उनके वादन की विधि तथा वाद्यों के और वादकों के गुण और दोष बताए गए हैं। 7वां अध्याय नृत्य, नाट्य और नृत्य पर है। इसमें नर्तन संबंधी यानी डांस के संबंधी बातों को स्पष्ट किया गया है। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में कुल 264 रागों का वर्णन है और इनको राग वर्गीकरण राग, उपराग आदि के आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण से यह विदित होता है कि कौन कौन से राग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, परंतु इस वर्गीकरण का आधार क्या है यह बात उसमें ज़्यादा स्पष्ट नहीं लिखी गई है। सिर्फ श्रेणी का नाम दे दिया है और उसके अंतर्गत आने वाले रागों का नाम दे दिया गया है। जिस प्रकार आज हम थाट वर्गीकरण देखते हैं, उसमें प्रत्येक थाट के अंतर्गत कोई भी राग क्यों आएगा यह बात हमको स्पष्ट रूप से मालूम है, लेकिन इस जो ग्राम राग वर्गीकरण, देशी राग वर्गीकरण है, इसमें सिर्फ श्रेणीकरण करके और उनका नाम दे दिया गया है। उसका कोई लॉजिक या कोई तर्क युक्त चीज़ उसमें नहीं बताई गई है। और इस राग वर्गीकरण को दशविध राग वर्गीकरण भी कहा जाता है। यह राग वर्गीकरण की इसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं कि ग्राम राग के अंतर्गत 30 राग हैं, राग के अंतर्गत 20 राग हैं, पूर्व प्रसिद्ध भाषांग राग 11 हैं, पूर्व प्रसिद्ध भाषा राग 96 यानी 96 हैं, अंतर्भाषा राग 4 हैं, क्रियांग राग 3 हैं, उपांग राग 27 हैं, उपराग 8, पूर्व प्रसिद्ध रागांग राग 8, अधुना प्रसिद्ध यानी तत्कालीन जो उस वक्त जो आधुनिक माने जाते थे ऐसे रागांग राग 12 हैं, पूर्व प्रसिद्ध विभाषा राग 20 हैं, उस काल में प्रचलित राग हैं 1 और उसके काल में प्रचलित भाषांग राग हैं 9। अब इसके बारे में सिर्फ इनके नामकरण दे दिए गए हैं और इसके क्या अर्थ है और क्यों किसी राग को किसी श्रेणी के अंतर्गत रखा है इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। शारंगदेव ने यद्यपि अपने ग्रंथ के नींव को भरत का नाट्यशास्त्र और बृहद्देशी को रखने की चेष्टा की है, परंतु यह स्पष्ट है कि इनके समय में भरत के काल में जो जाति गायन प्रचलित था वो नष्ट हो चुका था और मतंग के काल में जो देशी रागों के स्थान पर अनेक अनेक नए रागों ने स्थान ले लिया था, जिन्हें अधुना प्रसिद्ध यानी जो जिस तत्कालीन समय में जो प्रसिद्ध राग हैं वह कहा गया था। इसलिए शारंगदेव को इन अधुना प्रसिद्ध रागों के विषय में ही कुछ कहना आवश्यक था, परंतु उन्हें अपने रागों का क्रम पीछे के सिद्धांतों से भी जोड़ना था। इसलिए उन्होंने अपने रागों का संबंध पुराने रागों को से और पुराने रागों के संबंध को जातियों से जोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन रत्नाकर के काल में जातियों का प्रचलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसलिए वह जातियों से संबंध जोड़ना लॉजिकल या तार्किक नहीं रह गया था। इसलिए इस ग्रंथ को समझना संगीत जो रत्नाकर कालीन संगीत या उसके बाद के संगीतकारों के लिए इस ग्रंथ को समझना थोड़ा सा कठिन है। हालांकि शारंगदेव ने श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि के वर्णन में भारत के नाट्यशास्त्र में बताए गए सिद्धांतों का ही सहारा लिया है, फिर भी उनकी पद्धति में जो लगभग मध्यकाल के आसपास की जो प्रगतिशील और विकास के लक्षणों, जो संगीत का जैसा विकास हो रहा था उस तरह का उन लक्षणों का सामंजस्य और समावेश भी मिलता है। मूर्छनाओं की मध्य सप्तक में स्थापना और विकृत स्वरों की कल्पना,
मध्यम ग्राम का लोप और प्रतिमध्यम की उत्पत्ति इत्यादि विषय संगीत रत्नाकर को मौलिकता प्रदान करते हैं। यानी ये जो विषय हैं यह इस ग्रंथ से पहले ना तो मतंग के बृहद्देशी में मिलते हैं और ना ही भरत के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में केवल आपको अगर भरत के नाट्यशास्त्र के बारे में मालूम हो या याद हो तो आपने देखा होगा केवल दो ही विकृत स्वर अंतर्गंधार और काकली निषाद दो ही विकृत स्वर हैं, जबकि रत्नाकर के काल में विकृत स्वरों की संख्या बढ़ गई थी। तो संगीत रत्नाकर में भरत के नाट्यशास्त्र और मतंग के बृहद्देशी नामक इन दो महत्वपूर्ण ग्रंथों को आधार मानकर बहुत सारे सिद्धांतों का पालन किया गया है, परंतु कई ऐसी नई बातें हैं जो भरत के नाट्यशास्त्र में नहीं मिलती और मतंग के बृहद्देशी में भी नहीं मिलती, वो पहली बार संगीत रत्नाकर में ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए संगीत रत्नाकर तत्कालीन और उसके बाद की मध्य पीढ़ियों में भी और आधुनिक काल तक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है संगीत का। और यह ग्रंथ न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी एक आदि ग्रंथ के रूप में, संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जिसकी गिनती होती है और इसका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इस संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ के बारे में जो भी बातें आपको बताई गई हैं आज, उसमें अगर आपको कोई जिज्ञासा हो या शंका हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी जिज्ञासा और शंका को रख सकते हैं। धन्यवाद।